नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 21 अगस्त 2023 और आज जो है आपका ईएफओ एसएसए का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम के टाइमिंग में जो है आज कुछ इशू हो गया था, तो आज जो है लेट से क्वेश्चन आप लोगों ने ही जो है सेंड किए हैं व्हाट्सअप पे, है ना। नहीं सेंड करते तो हम वीडियो लेकर के नहीं आते, लेकिन आप लोगों ने सेंड किए तो लेकर के आ गए हैं टाइम के अभाव होते हुए भी। तो चलिए देख लीजिए फटाफट से कौन से प्रश्न पूछे गए थे 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट ईएफओ एसएसए के एग्जाम में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है। पूछा गया है कि कपास अनुसंधान केंद्र के हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो कपास अनुसंधान केंद्र का जो हेड क्वार्टर है ये खरगोन में है। खरगोन कहाँ पे है? तो एमपी के अंदर है ना। एमपी के अंदर बहुत सारे चीज आपको ध्यान रखने के लायक है। पहले मैं ये बता दूं, एमपी में आपने मलाज खंड का नाम सुना होगा जो बालाघाट में है, यहाँ पे आपको तांबा मिलेगा। एमपी के अंदर आपने पन्ना सुना होगा, यहाँ पे आपको हीरा मिलेगा। एमपी के अंदर बहुत सारे चीज है, जैसे खजुराहो का मंदिर है, सांची का स्तूप है ना। इसके अलावा भीमबेटका का गुफा है। ये सभी के सभी आपके एमपी के अंदर है। दोस्तों, बहुत सारी चीज यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया तो आपको मौखिक रूप से बताऊंगा, अन्यथा बहुत सारे फैक्ट तो मैं लिख ही लिया हूँ जैसे कि पढ़ाता हूँ, ठीक है। इनके अलावा नमक अनुसंधान केंद्र जो है ये भावनगर गुजरात में है। भावनगर गुजरात के अंदर ही एशिया की सबसे बड़ी सीएनजी टर्मिनल की जो है स्थापना या नींव कहिए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने रखे थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। भारत के पहला जूट मिल कहाँ पे लगाया गया? तो ये रीसरा में लगाया गया था, जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप कहिएगा जी दूसरा स्थान है जूट के उत्पादन में। बांग्लादेश का पहला स्थान है। अगर भारत में राज्यों के अंदर बात करें कि सबसे अधिक कौन से राज्य जूट का पैदावार करता है, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल करता है ना। उसके बाद बिहार वगैरह के स्थान आता है, क्योंकि जूट के उत्पादन के लिए बारिश की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसमें बारिश में डाल के ही इसे सराया जाता है। जैसा कि आप अगर किसान फैमिली से होंगे तो इस बात को अच्छी भांति जानते ही होंगे। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण, ये कहाँ पे है? ये देहरादून में है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उत्तराखंड के राजकीय पशु आपसे पूछ लिया गया है। उत्तराखंड के राजकीय पशु जो है ये कस्तूरी हिरण है। कस्तूरी हिरण के बारे में कहा जाता है कि इनसे एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है और इसी स्मेल के चक्कर में ये जिंदगी भर जो है घूमती रहती है, जो इनकी पता नहीं होती कि कहाँ से आती है। इसके अलावा भारत में जंगली गधा अभयारण्य, ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन है ना। तो ये आपका कच्छ में मिलेगा। कच्छ कहाँ है भाई? गुजरात के अंदर है। काठियावाड़ भी गुजरात के अंदर है, बताया था। उत्तराखंड में सबसे ऊंची बांध परियोजना, ये टिहरी डैम परियोजना भारत की सबसे ऊंची डैम है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। किस नदी पे है? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसेन है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की एक अपना खुद ही राजधानी है देहरादून, लेकिन एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है गैरसेन। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी दून कौन सा है? तो देहरादून है। अब दून क्या होता है मैं किसी दिन और एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेरे पास बहुत कम है आज। इसके अलावा शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक जो है ये पुष्यमित्र शुंग है। ये किसे हरा के शुंग वंश की स्थापना किए थे? तो आप कहोगे बृहदत्त को। बृहदत्त कौन थे भाई? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त। इन्हें ही हरा के शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। इनके अलावा जो आपका मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप भी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहयोग से किए थे मौर्य वंश की स्थापना? तो आप कहोगे चाणक्य के जो है चाणक्य के सहयोग से किए थे। ये चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कहिए, अभिभावक कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, सभी कह सकते हैं, गुरु कहिए। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? भाई मैं इसका फुल फॉर्म के साथ बताया और मैप दिखा के बताया था। आसियान का होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसको मैं पहले बता दूं कि इसकी मुख्यालय जो है इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है ना। आसियान की जो स्थापना हुई थी ये 1967 ईस्वी में किया गया था। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि भाई ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। तो यहाँ पे अगर आपको भारत का फिगर दिख रहा होगा, नक्शा ये वाली भारत है, तो भारत से हम चलेंगे, भारत कहाँ पे है? एशिया के किस छोर में स्थित है अगर आपको पता हो तो, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये सब तो जलमग्न एरिया है भाई, तो ये हम जो है लगभग हम दक्षिण वाले पार्ट में है, तो इसको साउथ ईस्ट कह रहा है। साउथ ईस्ट कह रहा है मतलब दक्षिण पूर्वी कह रहा है। तो ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली पोर्शन, इसमें जो कंट्री है यही आसियान का सदस्य देश है। जैसे आप यहाँ पे पाओगे तो म्यांमार को पाओगे यहाँ पे, है ना। इसके अलावा आपने यहाँ नीचे आओगे, ये जो लाल लाल कलर का दिख रहा है ये इंडोनेशिया है। और इतने ज्यादा इंडोनेशिया क्यों छिटपुट दिख रहा है? तो आपको पता है कि इंडोनेशिया को द्वीपों का समूह कहा जाता है, और इसमें जो है बहुत सारे द्वीप है, बहुत सारे आइलैंड है, कुछ तो गिने भी नहीं गए हैं, जैसे मेजर मेजर जो है सुमात्रा, जावा, ये सब इंडोनेशिया के अंदर है, तो इसीलिए छिटपुट दिख रहा है।
ये आइलैंडीय द्वीप है और ये विश्व में सबसे बड़े द्वीप समूह वाला देश है। तो ये वाली पोर्शन में जो भी कंट्री आती है यही आसियान का सदस्य देश है। इसी प्रकार से एक सार्क का नाम आपने सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था और इसमें 8 गो सदस्य देश है और आसियान में 10 गो है और सार्क में 8 गो है। आसियान का मुख्यालय जाकार्ता में है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे है? तो नेपाल के अंदर है, ये आप भी जानते हैं। तो ये जो सार्क का देश है ये कौन है? तो यहाँ पे एक छोटू सी मालदीव दिख रहा होगा, मालदीव है। यहाँ पे छोटा सा श्रीलंका इस नक्शा में भले नहीं आया हो, यहाँ पे है श्रीलंका। तो दो गो ये हो गया, एगो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो ये जो 8 गो सदस्य देश हैं ये आपका सार्क का है। तो आसियान और सार्क दोनों ध्यान रखना है, एग्जाम में काम आएगी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था भाई? बारदोली सत्याग्रह गुजरात के बारदोली में 1928 में हुआ था। इनके जो सूत्रधर रहे थे ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। यह एक किसानी आंदोलन है, यानी फार्मर से जुड़े हुए आंदोलन थे ये। इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आप कहोगे आयरन लेडी भी इंडिया भी है भाई, तो आयरन लेडी जो है आपका इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद जो देसी रियासत को देश में मिलाने का कार्यभार सौंपा गया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री कहिए तो ये थे, ठीक है। इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है अभी इंडिया ही नहीं ये दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा। जो इतनी ऊंची प्रतिमा अभी तक तो नहीं है, आगे के दिन में बन सकते हैं। तो ये अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इनका नाम दिया गया है। ये गुजरात के केवड़िया या फिर इनका अभी नया नाम एकता नगर हो गया है। पहले इनका नाम क्या था? केवड़िया, ये जगह का नाम जहां पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। अब इसका नाम हो गया है एकता नगर। एक एक बात ध्यान में रखेंगे भाई, कोई भी एग्जाम में कहीं भी काम आ जाएगी, है ना। कल एक बच्चा बोल रहा था कि आपका जो ये 57 वीडियो वाली सीरीज है क्या एमटीएस के लिए काम करेगा? अरे भाई सीजीएल हवा में उड़ गए तो एमटीएस किस खेत की मूली है भाई? तो आप पढ़ के तो देखो, थोड़ा सा दिन थोड़ा तो समय तो दो, है ना। अब कोई बच्चे ऐसे हैं कि पीडीएफ खरीद लिए, पीडीएफ ही पढ़ के सोच रहे हैं कि जो है हमें ज्यादा फायदा करेगा। मैं अभी भी बता दूं कि जो मेरा पीडीएफ खरीद के आप पढ़ रहे हो 25 रुपया वाला, तो पीडीएफ के साथ साथ अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो समझ लीजिए आपकी फायदा जो है 70% पे ही रुक गया। अगर आपको 100% फायदा लेना है तो सीरीज की वीडियो भी देखिए और वो पीडीएफ भी देखिए, तो अभी आपको फायदा मिलेगा भैया, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक है जहां से आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। 25 रुपये में 57 क्लास की नोट मिलेगी, साथ ही साथ आपको टॉपिक बैच भी कई सारे पीडीएफ मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री के, बुक के, अवार्ड एंड डांसर के, है ना। ये सब कई सारे टॉपिक बैच भी, वीडियो जनगणना के, ये सब मिल जाएंगे। तो आप बाय कर सकते हैं क्लिक करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो आपका गुजरात के केवड़िया में है ना। पटेल साहब की जो जन्मदिन है ये 31 अक्टूबर, इसी 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इत्तेफाक देखिए यही 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की मृत्यु भी हुई थी, है ना। लेकिन ये मृत्यु के दिवस पे नहीं, हम इनके जन्मदिन के दिवस पे जो है एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो सूत्रधार था या फिर वास्तुकार कहिए, है ना, या फिर आर्किटेक्चर कहिए, तो ये आपका कौन है? राम सुतार है। आप लोग मुझे नए संसद भवन वाले जो मुख्य जो आपका आर्किटेक्चर है नए संसद भवन के, उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं। और ये भी बता दूं कि कोई विदेशी नहीं, इंडियन है। इनके अलावा 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दामोदर मौजे को। मैंने आपको बताया है कि 2022 में फूफा साहब को दिया गया था, फूफा जी को, है ना। और इससे पहले माफ कीजिएगा 2022 21 22 वाला जो है ये आपका मौसा जी को दिया गया था और इससे पहले वाला फूफा जी को दिया गया था। तो इन दोनों याद जरूर रखेंगे। मौजे साहब को दिया गया था, ये कोंकणी राइटर है ना। कोंकणी भाषा कहाँ की बोली जाती है? तो आप बताओगे जी गोवा में बोली जाती है। और गोवा कहाँ है भाई? तो ये पश्चिमी तट में, यहाँ पे महाराष्ट्र के नीचे में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो लेटेस्ट वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार है दामोदर मोजे को, और इससे पहले वाला नीलमणि फुकन को, फुफा को, है ना। और इससे पहले वाला अच्युतम नंबूदरी को। तो तीनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सेक्टर में दिया जाता है? तो नाम से स्पष्ट है, लेखन कार्य में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी के अंदर हुई थी। सबसे पहला विजेता कौन है? शंकर कुरूप साहब। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। व्यास सम्मान 2022 जो दिया गया है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। तो आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है ये क्वेश्चन टॉप पे रखेंगे। आज स्थापना से 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे बताए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि पांचों क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन जो बताए हैं वो तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस एग्जाम में तादाद काफी कम है और जो बच्चे लिखे हैं तो 2-3 बच्चे के आधार पर ही हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे। एसएससी जैसा तो है नहीं कि 10 जगह पूछेंगे, है ना भाई। तो व्यास सम्मान जो है ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। साहित्य अकादमी 2022 जो है ये बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है
और इनकी किताब या फिर लेख का नाम क्या है भाई? तुमरी के शब्द। क्या नाम है? तुमरी के शब्द। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और अंग्रेजी में दिया गया अनुराधा राय को इस बार का साहित्य अकादमी। तो दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, आपको काम आ जाएगी किसी न किसी छोर पे। आप समझ रहे हैं? इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लगने वाली भारतीय राज्य की सीमा आपसे पूछ लिया गया। आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे अधिक स्टेट से लगने वाली जो है राज्य, ये आपका उत्तर प्रदेश है। अगर यूटी भी जोड़ दिया जाए तो 9 को हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली भी लग जाता है इससे। जो नोएडा वाली एरिया है, इससे जब आगे आएंगे तो दिल्ली का सीमा भी लगता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपका 9 आपका केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। तो अपने आप में जो है ये सबसे ऊंचा रिकॉर्ड रखता है। पूर्वोत्तर में अगर आप नागालैंड की तरफ जाएंगे तो भी काफी अच्छे खासे राज्यों से जो है टच रखता है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश रखता है। ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य लगती है? तो सबसे पहले तो उसका अपना बेटा माने उत्तराखंड, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही निकला है। फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली को अभी थोड़ा सा स्टार लगाइए, केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सभी के सभी आपके उत्तर प्रदेश से लगेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे है आपका, और यहाँ से आपका जो है स्टार्ट हो जाता है बिहार, है ना, यहाँ से बिहार स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जो झारखंड वाला जो पोर्शन है बिहार के दक्षिण में आप समझते हैं, तो इसीलिए झारखंड से भी थोड़ा बहुत टच करता है। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कौन सा जो आपका है प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सीमा साझा करता है, यही मैं लिखना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही निवास करती है। उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ी बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान पहला स्थान है ना, दूसरा स्थान एमपी का हो गया है, तीसरा स्थान पे अब जो है महाराष्ट्र आ गया है। ठीक है, पहले आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे रहता था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डिवाइड होने के बाद आगे खिसक गया है, तो चौथा स्थान पे उत्तर प्रदेश ही आ गए। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। मैंने आपको कई सारे उदाहरण देके ये क्वेश्चन को याद करवाया है कि मान लीजिए जैसे आपसे पूछता है कि भाई एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने आपको बताया है कि एसबीआई का कोई स्थापना नहीं हुआ था, कोई नया चीज नहीं है। ये जो इंपीरियल बैंक 1921 में बसाया गया था, इन्हीं का नामकरण चेंज कर दिया गया 1955 में, और इसका नाम डाल दिया गया एसबीआई। इसी प्रकार से सेम किस्सा आपका विश्व व्यापार संगठन के थ्रू भी हुआ है। सेम किस्सा आप इंडिया में योजना आयोग को नीति आयोग के रिप्लेसन में समझ सकते हैं भाई, कि योजना आयोग पहले था और इसको हटा के नीति आयोग आ गया। उसी प्रकार से जो आपका विश्व व्यापार संगठन है WTO है, ये क्या हुआ, जो गैट था GAAT है ना, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, GATT था। ठीक है, तो ये गैट का स्थान जो है ले लिया कौन भैया? आपका WTO। ठीक है, 1995 से। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कोई बहुत सारे चीज की मुख्यालय है, आप देख सकते हैं। WTO का 1995 में स्थापना होती है, जिनेवा में मुख्यालय है। गैट का भी मुख्यालय जिनेवा में ही था। विश्व बैंक का 1944 में, और IMF का भी जो है 1945 भले लिखा हो, लेकिन दोनों की जो स्थापना की पेशकश है ये 1944 में ही की गई, और दोनों 1945 ईस्वी से अपना काम भार संभाल लिया था। तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि 44 और 45 दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे। जब भी आपका विश्व बैंक या IMF पूछता है तो या तो 44 रहेगा या तो 45 ऑप्शन में रहेगा, तो घबराना नहीं है। UNDP की जो आपका शुरुआत हुआ 1965 में, है ना। UNDP समझ रहे हैं ना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रोग्राम है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यही जो है HDI निर्धारित करता है। HDI समझ रहे होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का वर्तमान वाले में कितनावी रैंक है? तो 132वीं रैंक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी नेट वैल्यू की बात करें तो 0.633 लेकर के जो है 132वां स्थान हासिल किया है। ये वैल्यू भी आपके काफी काम के होते हैं, ये याद रखा जाता है, एग्जाम में काम आती है। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो आपके सामने राष्ट्रपतियों साहब के जो है आपके लिस्ट हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद साहब, है ना। राजेंद्र प्रसाद साहब को देश रत्न कहा जाता है, ये बात न भूलिएगा। राजेंद्र प्रसाद साहब संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे, तो ये बात भी नहीं भूलना है, अस्थाई मतलब परमानेंट बने थे। इनके अलावा राजेंद्र प्रसाद ही वो शख्स हैं कि 2 बार प्रेसिडेंट के पद पे जो है लगातार रहे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, ये हमारे देश के पहले वाइस
वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में राष्ट्रपति बने। इन्हीं के जन्मदिन पे 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये पद पे रहते हुए डाइन हार्नेस हुआ था इनका, यानी ऑफिस काल में ही इनकी जो है मृत्यु हुई थी। इसके अलावा बीबी गिरी ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। यहाँ पे आप राष्ट्रपति से संबंधित सारा क्वेश्चन निपटा लीजिए, काम आएगी, है ना। कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। फखरुद्दीन अली सामद बीबी गिरी के बाद, है ना, यानी अगर पूर्वकालिक राष्ट्रपति कहेंगे तो ये चौथा ही राष्ट्रपति है, ठीक है, ये चौथा ही है ना, क्योंकि ये बीबी गिरी साहब तो कार्यवाहक थे ना भाई, है ना, तो समझ रहे हैं, अगर क्रम पूछे तो चौथा ही बताइएगा फखरुद्दीन अली अहमद साहब का, ठीक है। बीबी गिरी साहब फिर बाद में जो है आपका राष्ट्रपति भी बने पूर्ण काल के लिए, ठीक है, पहले कार्यवाहक बने फिर पूर्ण काल के लिए बने, है ना, तो ये पांचवा हो जाएगा फखरुद्दीन अली, माफ कीजिएगा, ये पांचवा हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद साहब, ठीक है, सॉरी छठा हो जाएगा क्योंकि पांचवा बीबी गिरी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी फखरुद्दीन अली आप साहब के बाद आया, यही क्वेश्चन है आपका। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था, है ना, इसमें जो है कोई विरोध में नहीं। इसके अलावा ज्ञानी जैल सिंह ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। आर वेंकट रमन साहब, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, के आर नारायणन साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए। इनके अलावा प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, प्रणब मुखर्जी, और वर्तमान में जो है आपका प्रणब मुखर्जी के बाद जो है रामनाथ कोविंद साहब आए थे, उनके बाद जो है आपका अभी वर्तमान में मुर्मू साहब आए, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था, ये बात आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले बीबी गिरी, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, सभी कुछ समझा दिया, खाली ये बच गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश के पोस्ट पे रहते हुए राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालने वाला मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो इन्हें भी ध्यान रखें। अब राष्ट्रपति के बारे में विशेषता देख लेते हैं। संसद के अभिन्न अंग है, तीनों सेना का प्रमुख है ना, और भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, कार्यपालिका का प्रधान भी होते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। आप जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड CIL जो है ये भारत में महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी क्या होती है, नवरत्न कंपनी क्या होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अभी 13वीं महारत्न कंपनी की पेशकश हो रही है एक कंपनी की, अगर मिल जाए तो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन में उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इंपोर्टेंट टॉपिक रहती है। इसके अलावा सागरमाला कार्यक्रम की संबंध किससे? भाई ऐसा ये क्वेश्चन डिफिनिट यही आया था या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज आया था, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था। बच्चे ने बोल रहा है कि जो आपको मतलब जो जोड़ने का काम है ना, ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का ये आया है, बस इतना ही लिखा है। तो इसमें दो आता है, एक तो सागरमाला आता है अगर आप जलीय स्तर पे बात करें, और अगर आप भूमि स्तर पे बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आता है। तो डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन क्या था, इसीलिए मैं इसमें 80% हूं। आप लोग बताइएगा जिनका एग्जाम था कि क्वेश्चन क्या था। सागरमाला जो है ये बंदरगाहों को जो है आधुनिक रूप से ढालने का जो आपका मतलब रिजुविनेट कर सकते हैं एक तरीके से, तो ये कराने का कार्यक्रम है सागरमाला प्रोजेक्ट सागरमाला। और एक आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये इंडिया के 4 महानगरों को जोड़ने का काम जो है करती है, ठीक है। इनकी टोटल लंबाई भी पूछी गई है, तो 5846 किलोमीटर होती है जो है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई। सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकी नींव रखी थी 2003 ईस्वी में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्मार्ट मिशन योजना के तहत जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, स्मार्ट मिशन योजना की शुरुआत, इसके तहत जो है 100वां जो स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, ये शिलांग को दिया गया है। इसके अलावा चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ये कोई पूछने की बात है? भारत में पहला रामसर साइट, अब रामसर साइट कितने हैं? भारत में 75 है। और रामसर साइट क्या होती है? आर्द्र भूमि संरक्षण वाली साइट होती है। अभी वर्तमान में इंडिया में 75 है और तमिलनाडु राज्य की सबसे अधिक रामसर साइट है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। ये कहाँ पे है? केरल में। ये 90 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा झील है। इनके अलावा भारत में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। ये प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित झील है जो जम्मू कश्मीर में है। इनके अलावा यहाँ पे लिखा भी है ये चीज, और ये मीठे पानी का झील है भाई। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछ रखा है। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1952 में हुआ था। 1952 में आप बहुत कुछ याद रख सकते हैं। 1952 में आप जो है प्रथम बार राष्ट्र लोकसभा का गठन किया, यानी कब अस्तित्व में आया, तो ये भी आप 1952 कह सकते हो, क्योंकि अपना इसका जो कार्यकाल शुरू हुआ था लोकसभा का 1952 से ही हुआ था। और पहला गठन राज्यसभा का ये भी 1952
1952 में ही हुआ है। इनके अलावा 1952 में आप ओलंपिक को रिलेट करके याद रख सकते हो, बहुत सारे जो है क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? भाई ये क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या है, कथक नृत्य से संबंधित है आपका पंडित बिरजू महाराज, है ना। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा नृत्य की हम विशेषता के बारे में आएंगे कि क्या क्या होती है। देखिए, मैं आपको जो है पूरा डीपली पढ़ाया क्लासिकल डांस, और भी पढ़ाऊंगा आगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं ये तो फिलहाल जो है इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं इस एग्जाम में, जो एसएससी पूछ रहे हैं। आजकल जो आर्ट एंड कल्चर से अंदर से जो एकदम मतलब मिट्टी हटा के जो नीचे की तलछटी होती है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं भी उसी प्रकार से आपको पढ़ाता हूं, है ना। कल एक बच्चा, मुझे अभी नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन इन्होंने बताया कि सर मेरे CHSL में 176 नंबर बन रहा है। भाई बताइए तो कैसे नंबर है यार, बहुत बहुत बधाई भाई। तो फिर तैयारी करो जाने की, है ना। टाइपिंग वैपिंग जो भी आगे की रास्ते हैं उनको देखिए, है ना। कथक नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकार कुमकुमधर, शोभना नारायण, सितारा देवी, लच्छू महाराज, ये सब जो है कथक के प्रमुख कैरेक्टर हैं, जिसमें कुमकुमधर को रिसेंटली अवार्ड मिला है, तो इनको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, जिसमें हिंदू धर्म, जैसे आप सभी जानते हैं कि क्लासिकल डांस जो है ये हिंदू धर्म पे फुल्ली आधारित है, लेकिन जो कथक नृत्य है इसमें कुछ इस्लाम धर्म के जो आपका मतलब जो भी कल्चर वगैरह है इस्लाम धर्म में, उनको भी थोड़ा सा एडॉप्ट किया गया है इस नृत्य के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिकॉज जो अवध है, अवध क्योंकि उत्तर प्रदेश अवध भाई पहले के जमाने में, तो बाजिद अली शाह जो वहां के राजा हुआ करते थे, नवाब, तो इनको संरक्षण प्राप्त था, तो इसीलिए जो है इसमें कुछ समावेशन आ गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा श्वेत क्रांति को हम और किस नाम से जानते हैं भाई? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड एक इसी प्रकार का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्या है भाई? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ये क्या है? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। प्रौढ़ है ना, प्रौढ़ जो आप मतलब युवा से ज्यादा उम्र के होते हैं उनको शिक्षा देने से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। ऑपरेशन गंगा का नाम आपने सुना होगा, है ना। ये जो यूक्रेन से फंसे हुए भारतीयों को लाने वाला स्कीम था, है ना। ऑपरेशन दोस्त आपने सुना होगा, जो सीरिया में भूकंप आया था, इसमें रक्षा करने के लिए जो है भेजे गए हमारा दल, तो ये ऑपरेशन दोस्त है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 1970 के दशक में आया था आपका ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति। वर्गीज कुरियन के द्वारा ये दुग्ध उत्पादन में क्रांति ला दिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। और विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब तक ICC वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है? मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जो नहीं जीत पाए हैं, उसको गिना दूं। एक तो न्यूजीलैंड नहीं जीत पाया है, एक आपका साउथ अफ्रीका भी नहीं जीत पाया है ना। एक आपका जिम्बाब्वे नहीं जीत पाया है, केनिया नहीं जीत पाया है, अफगानिस्तान नहीं जीत पाया है ना। एक बार आपका भाग लिया था कौन सा देश जी? बरमुडा, है ना, तो ये भी नहीं जीत पाया है। तो इतने सारे देश में से कोई भी एक ऑप्शन आपके हो सकते हैं। आइए चलिए वर्ल्ड कप देख लेते हैं, मुंह जवानी याद कर लेते हैं कौन कौन जीते हैं। सबसे पहले देखिए, जब 1975 में वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो 75 और 79 दोनों जो है लगातार कौन जीत लिया? वेस्ट इंडीज। क्लाइव लाइट और विवियन रिचर्ड्स, है ना भाई, दोनों उस समय के खतरनाक बॉलर बैट्समैन हुआ करते थे, ठीक है। तो दोनों जो है शुरुआती वेस्ट इंडीज झटक लिए, और इत्तेफाक देखिए इतने बुरे दिन आगे कि क्वालिफाई ही नहीं किया इस वर्ल्ड कप के लिए, तो ये खेलेगा ही नहीं, इस वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएगा आपको। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बनेगा भाई, ये भी क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा पाकिस्तान एक बार जीता है ना, जावेद मियांदाद वगैरह थे उस समय तब जीता है। इसके अलावा इंडिया 2 बार जीता है, एक बार कपिल देव और एक बार महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जीता है। इसके अलावा श्रीलंका एक बार जीता है, अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में जीता है। इसके अलावा जो इंग्लैंड है ये अभी पिछला बार जीता है 19 में, है ना, 19 में जीता है इंग्लैंड। इसके बाद सबसे जो बच खुच गया ना वो ऑस्ट्रेलिया जीत लिया है। इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग सर्वाधिक 4 बार, है ना भाई। इसके अलावा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुआ था। 2023 में वर्ल्ड कप भारत में होगी, अभी अभी होनी है, प्लानिंग स्टार्ट हो गई है ना, चलेंगे देखने। इसके अलावा ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो बताइएगा कि इसमें एडविन हब्बल ऑप्शन में था कि नहीं, क्योंकि भाई एडविन हब्बल और बहुत सारे जो है अपने अपने जो खगोल शास्त्री हैं अलग अलग मत प्रकट किए हैं। तो एडविन हब्बल भी है, एडविन है, एडमिन नहीं है। व्हाट्सएप का जो है एडमिन नहीं है, ये एडविन है, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल दूरबीन का भी नाम था, है ना।
लेकिन इसको रिप्लेस कौन कर दिया है, इस दूरबीन से भी बड़ा दूरबीन कौन ला दिया है भाई, तो ये नासा का ही है। और इस बड़ा दूरबीन का जो इस समय सबसे बड़ा दूरबीन है, इसे नाम है जेम्स वेब। क्या नाम है, जेम्स वेब, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जेम्स वेब जो है एडविन हब्बल को रिप्लेस कर दिया है। पहले ये सबसे बड़ा दूरबीन हुआ करता था, लेकिन अब जो है जेम्स वेब होता है ना। बिग बैंग थ्योरी जो आपका सबसे ज्यादा रिलायबल थ्योरी है, सबसे ज्यादा विश्वास इस पे किया जाता है, ये जॉर्ज लमेटर ने दिया था। इसके अलावा ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ये ब्रह्मांड से कुछ नियम वगैरह। वर्तमान की लोकसभा का आपका जो है क्रम पूछ लिया है, तो रैंक हमारा 17 है ना। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 1924 चलेगा। अगले साल इलेक्शन होने वाली है और इलेक्शन के पहले बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, तो आप जो है लग जाइए एकदम तैयारी में। और मैं बता रहा हूं आपको, इंटरनली रेलवे में भी काफी सारे वैकेंसी आएंगे, बोरिया भर भर के। ठीक है भाई, ये चुनाव से पहले ही आएंगे, तो आप तैयारी करो। जो बच्चे एसएससी की नहीं करती है, रेलवे की करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का कमजोर होता है, तो रेलवे की तरफ आता है ना। तो करिए तैयारी भाई, स्टार्ट कर दीजिए और ये मौका चूकने ना पाए, है ना भाई। क्योंकि अब 5 साल के बाद ही फिर रेलवे लगभग आएगी, क्योंकि एक बार अगर ये आ जाता है तो फिर सो जाता है। आप समझ ही रहे हैं, इस चुनाव के पहले आएगा, फिर जो है अगले चुनाव तक आएगी भाई। इसके अलावा वर्तमान जो है 17वां अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। इनके अलावा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मांगलकर, प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, सबसे अधिक दिन तक अध्यक्ष बलराम जाखर साहब रहेंगे। चोल वंश से संबंधित एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चोल वंश से जो है, और वैसे सुनने में आ रहा है कि जो है ड्राइवर, टेक्नीशियन, जेई, सीसी ये सब आएंगे। लेकिन हमको ये अभी तक समझ में आया कि ये जो आपका जो टीसीसीसी की वैकेंसी होती थी, पहले 10th था, फिर बाद में 12 कर दिया गया पिछले वैकेंसी में। अब इस बार शायद ग्रेजुएशन लेवल पे आएगी, तो कंपटीशन भी कम हो जाएगी भाई, है ना। तो तैयारी कीजिए, मन लगा के लग जाइए भाई, है ना। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। पल्लव को हराकर चोल आया था, और चोल के बाद कौन आया था, तो पांड्य वंश आया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध है भाई, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौसैनिक शक्ति मतलब नेवी पावर के लिए प्रसिद्ध था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देश में 11वीं बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। पहला क्लास जो हमारा है प्रैक्टिस सेट वाली, है ना, 57 में पहला क्लास, है ना, उस क्लास की ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्लास की ये पहला ही क्वेश्चन है ना भाई, उस क्लास की ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ये 1986 में किसे दर्जा दिया गया था, नीलगिरी को। ठीक है, तो उस हिसाब से 11वां गिन लीजिए। तो 11वां आपका यहाँ पर है खंग चेंद गोजुंगा, है ना। ये जो है आपका 2018 में बना था, जो 11वां बना था, अब तो 12वां बन गया है, तो है ना। तो ये थे दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।